हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में ना? मजे में ही रहना चाहिए। आई एम सुशांत, योर फिजिक्स टीचर। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इंडियाज अमेजिंग एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म दॅट इज फिजिक्स वाला. कसे काय मंडळी? मजेत ना? हा, अभ्यास जोरात ना? आणि हेल्थ एकदम ठाण? राईट, राहायलाच पाहिजे. अभ्यासाच्या चक्करमध्ये बेटा तुम्ही स्वतःची हेल्थ लूज करू नका. मॉर्निंगला नक्की वॉक करायला जा, थोडासा तुम्ही एक्सरसाइज करा. क्योंकि अगर आप ये करते हो बेटा तो आप देखोगे कि आपकी पढ़ाई जो है वो और अच्छे से होगी. जो छोटा थोड़ा बहुत जो अगर मान लो बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, तो वो भी निकल जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल रखना है, बाहर का फूड नहीं खाना है ज्यादा, और एक्सरसाइज करते रहना है बस कुछ दिनों तक. फाइन. चलो, एकलव्य 2.0 इस सीरीज में मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स. वैसे देखा जाए तो बड़ा ही इजी चैप्टर है, इसमें एज सच कुछ है नहीं, बट स्टिल आपको ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि चैप्टर बड़ा ही इजी है. आप देखोगे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर. बहुत इजी है चैप्टर. इसमें बस अगर आपने एक डेरिवेशन कर लिया, कौन सा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला, कि जब दो वेव इंटरफेयर होती है उसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का अगर आपने इक्वेशन कर लिया तो आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और बीट्स ये दोनों भी इक्वेशंस जो है वो क्लियर हो जाता है. फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट. ज्यादा टाइम इसमें हम वेस्ट नहीं करेंगे. तो इसमें क्या देखेंगे बेटा? हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वेव के बारे में जानेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि इसकी प्रॉपर्टीज बताओ. उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देखेंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों, कि क्रेस्ट जाता है तो क्या वापस आता है, ये सारी चीजें. फिर चलेंगे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कि जब दो वेव इंटरफेयर होती है तो एक जगह पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है. स्टेशनरी वेव देखेंगे हम. ठीक है, जो चैप्टर का नाम है. कैसी वेव फॉर्म होती है वो देखेंगे, उसका इक्वेशन देखेंगे. कंडीशन फॉर नोड एंटी नोड ये उसी का पार्ट आएगा. और स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टीज. अब इसकी प्रॉपर्टीज और हमारे जो भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है, जो रिजल्टेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मिलेंगे. आइडेंटिकल यानी क्या? मिलती जुलती मिलेगी. ठीक है. उसके बाद फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, ये यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स. ठीक है. उसके बाद हम चलेंगे बेटा एंड करेक्शन क्या होता है ये देखेंगे. वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, सोनोमीटर, बीट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इतनी चीजें यहां पे हम देखेंगे. बराबर है. अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन में आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेव. इट इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस ट्रैवल इन द मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज वेव. वेव जो है आपकी अलग अलग टाइप्स की वेव्स होती है. ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है ना, मैकेनिकल होती है, नॉन मैकेनिकल होती है. ये बेसिक जो चीजें हैं आपकी 11th में ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है, उसका ज्यादा यहाँ पे आपको कोई यूज भी नहीं होने वाला. सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? तो ऐसी वेव बेटा जो हमेशा सामने चलती रहे विदाउट एनी डैम्पिंग. डैम्पिंग बोले तो क्या? उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बस वो चलते रहेगी चलते रहेगी चलती रहेगी. ऐसे वेव को हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव. क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्रोग्रेस होते जा रही है वो सामने सामने. बराबर. देखो, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इज अ प्रोग्रेसिव वेव. यानी अगर मान लो ये आपका है ना, ये सपोज करो ये आपके मीडियम के पार्टिकल्स है, और जो इस लाइन के जो है वो आजू बाजू क्या कर रहे हैं बेटा? हमारा ऑसिलेशंस कर रहे हैं मीडियम के पार्टिकल्स, है ना. तो ये जो भी मैं आपको डॉट्स यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, सपोज करो ये डॉट हो गया, ये डॉट्स, ये डॉट्स, ये जो डॉट्स है ये क्या कर रहे हैं बेटा? ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं. बराबर है. ऑसिलेशन ये हमारा चैप्टर हो गया. बेसिकली देखो, ऑसिलेशन में हमने कंपोजिशन ऑफ एसएचएम देखा, तो बेसिकली अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिया तो ये पूरा चैप्टर ही आपका है, कुछ है नहीं इसमें. ठीक है. सो सीधी सी बात है, ऐसी वेव या फिर ऐसा डिस्टर्बेंस जो सामने चलता ही रहे, उसके पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करते ही रहे विदाउट एनी डैम्पिंग, जैसे हमने डैम्पिंग ऑसिलेशन देखा था. बराबर है. वैसा डैम्प ना हो, इसे वेव को बोलेंगे हम प्रोग्रेसिव वेव. उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव वन बाय वन, बड़ा ही सिंपल है. पूरे के पूरे जैसे के वैसे आपको लर्न करना है. ठीक है, जसं तसे तुम्हाला लर्न करायचं. पहिला प्रॉपर्टी बघा, ईच पार्टिकल इन द मीडियम एक्झिक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन. पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन.
जेही मीडियमचे पार्टिकल्स आहेत ते काय परफॉर्म करणार आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना. काय परफॉर्म करणार आहेत, सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे SHM. म्हणण्याचा अर्थ काय की ते काय परफॉर्म करतील बेटा, SHM परफॉर्म करतील. बराबर आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. त्यानंतर ऑल व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हॅव सेम एम्प्लिट्यूड, ठीक आहे, सेम पिरियड, ओके. आणि त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी, सगळ्याच पार्टिकलची फ्रिक्वेन्सी कुठल्या मीडियमच्या, त्यांची फ्रिक्वेन्सी, त्याचा एम्प्लीट्यूड, त्याचा टाइम पीरियड कसं राहणार आहे, सेम. यानी ये देखो, ये जो मैंने आपको वेव बताई, तो इसमें जितने भी मैंने पार्टिकल्स बताए तो सबका टाइम पीरियड, सबका फ्रीक्वेंसी, सबका एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पे सेम रहेगा. द फेस चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनादर, फेस चेंज होता है बेटा, है ना, फेस चेंज. यानी जो भी पार्टिकल्स होंगे आजू बाजू के वो अलग अलग फेज में होंगे. कैसे, ये देखो मैं आपको बताता हूं. अब देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये यहां पे है, लेकिन ये वाला जो पार्टिकल है वो वही मीन पोजीशन पे है. तो इसका मतलब ये जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये जो है ये मीन पोजीशन पे है. बोलने का मतलब ये है कि दोनों में फेस तो है ही है. क्यों, क्योंकि यहां पे जब पार्टिकल है तो मान लो 0 है, यहां पे जो है तो कितना रहता है, 9π/2 होता है ना. याद करो हमने जब SHM पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है तो ऐसा एक लाइन हमने निकाला था. दिस इज व्हाट योर मीन पोजीशन, ओके, एंड दिस इज व्हाट योर एक्सट्रीम पोजीशन, है ना. ये जो है ये क्या है, आपके एक्सट्रीम पोजीशन से, बराबर है. तो जब पार्टिकल स्टार्ट होता है तो 0 इधर चलता है, फेज अगर यहां से होता है तो π/2. अगर इधर ये डायरेक्शन में जा रहा होगा तो पाई होगा, यहां पे आएगा तो मान लो 3π/2 होगा, है ना. दिस इज व्हाट योर 3π/2 होगा. और जब यहां पे आ जाता है तो वो हो जाता है 2π, है ना. तो उसी तरीके से हमको पता है कि जब पार्टिकल यहां से ऊपर जाएगा तो उसका फेज अलग, नीचे आएगा तो फेज अलग. तो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग फेज में रहेंगे. उसके बाद नो पार्टिकल्स रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, सभी पार्टिकल SHM परफॉर्म करेंगे, वो मीन पोजीशन से गुजरेंगे लेकिन कोई भी रेस्ट में नहीं रहेगा, है ना. नो रेस्ट, मैं यहां पे कर देता हूं क्या, नो रेस्ट. ईच पार्टिकल्स कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली वाइल एट एक्सट्रीम पोजिशंस ऑफ द वाइब्रेशन, जब वो एक्सट्रीम पोजिशन पे रहेंगे तभी रेस्ट पे आएंगे, एल्स वो नहीं रहेंगे. द पार्टिकल्स अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू द मीन पोजीशन. देखो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स की है. आपको पता है, सॉरी ऑसिलेशन की है. आपको पता है जब कोई भी एक पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तब उसका वेलोसिटी 0 होता है, और जब वो मीन पोजीशन पे होता है तब उसका वेलोसिटी होता है मैक्सिमम. समझ में आ गया. उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, है ना. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कभी भी ध्यान में रखना, जब वेव पास होती है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर नहीं, है ना, मैटर नहीं. उसके बाद द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम विद अ सर्टेन वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, है ना. वेलोसिटी जो होती है वेव की, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम कैसा है ना, उसका ह्यूमिडिटी कैसा है, या फिर उसका क्या बोलूँगा मैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है, उसका परमिएबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है. प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप की है, एज यूजुअल ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, दो टाइप, 2 टाइप्स, बराबर. अब ये तो आपको डेफिनेशन पता है क्या. इन ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड प्रोड्यूस क्रेस्ट एंड ट्रफ and in their medium of travel. And in the longitudinal wave, vibrations of the particle produce compression and rarefaction along the direction of the propagation of the wave. यानी ट्रांसवर्स वेव जो है वो वेव, उसके जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव वाइब्रेट होती है, और जो लॉन्जिट्यूडनल होती है दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव होती है, बराबर है. तो मैं यहां पे लिख दूं कि जो भी हमारी ट्रांसवर्स वेव है बेटा, जो भी हमारी ट्रांसवर्स वेव है, it produce what, crest, trough and vibrates perpendicular to the direction of the wave. उसी के जैसा अगर मैं longitudinal wave की बात करूं तो vibrations of the particles क्या प्रोड्यूस करते हैं, compression और rarefaction, और along the direction, है ना, along the direction यानी क्या, parallel. ये बात ध्यान में रखना.
Both the transverse as well as longitudinal mechanical waves can propagate through solid, but only longitudinal waves can propagate through fluids. है ना, कौन किससे पास होता है ये आपको दिया गया है कि जो भी आपकी ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव है ना, वो प्रोपोगेट होंगी सॉलिड से, लेकिन फ्लूइड से कौन सी होती है बेटा, आपकी लॉन्जिट्यूडनल होती है। ये बात हम ध्यान में रखना। तो इतनी जो प्रॉपर्टीज आपको दी गई है, ये प्रॉपर्टीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न करो। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लिखने के लिए बोलते हैं राइट एनी 4, राइट एनी 5, राइट एनी 6, ऐसे आपको आते हैं बेटा, ठीक है। चलो बाद में चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स, यानी जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करती है तब वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली रेयरर से जब डेंसर जाती है या फिर डेंसर से जब रेयरर जाती है तो रिफ्लेक्शन होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो यहां पे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखो क्या हो रहा है यहां पे, जब एक वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव है ना, कहां से कहां जा रही है, ये आपका ये कौन सा है, आपका रेयरर मीडियम और ये है आपका डेंसर मीडियम। यानी ये कहां जा रही है बेटा, एयर से, है ना, या फिर मैं बात कर सकता हूं सीधा, मैं यहां पे लिख देता हूं रेयरर, है ना, रेयरर, और ये वाला जो है ये है डेंसर, है ना, ये डेंसर मीडियम है। तो जब भी ट्रांसवर्स वेव रेयर टू डेंसर जाएंगी तो जो भी तुम्हारा क्रेस्ट है वो एज ए ट्रफ होके वापस आएगा, है ना। ये क्या है, ऊपर के साइड में जो होता है दैट इज क्रेस्ट एंड दिस इज व्हाट ट्रफ, है ना। मैं यहाँ पे देखो आपको बता दूं, ये दिस इज व्हाट योर क्रेस्ट, दिस इज व्हाट योर ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जब ट्रांसवर्स वेव रेयरर से डेंसर जाएगी तो क्रेस्ट का आएगा ट्रफ, या फिर उल्टा ट्रफ का आएगा क्रेस्ट। और अगर मान लो डेंसर टू रेयरर जा रही है, किधर जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है ना, तो आप यहां पे देख सकते हो क्रेस्ट का क्या वापस आ रहा है क्रेस्ट, तो ट्रफ का क्या वापस आएगा बेटा ट्रफ। ये बात आप ध्यान में रखना। यानी आप देखो वेव जो है वो स्ट्रिंग से पास हो रही है और यहाँ पे कहाँ पे जाके एक रिजिड सपोर्ट को जाके टकरा रही है। तो अगर ऐसा है तो क्रेस्ट जा रही है तो ट्रफ आएगा, और अगर मान लो डेंसर से रेयरर जा रही है तो क्रेस्ट का क्रेस्ट आएगा। इसका अपोजिट भी वही सही है कि अगर ट्रफ जाएगा तो ट्रफ वापस आएगा। फाइन, सो रिमेंबर दिस, डेंसर में जाएगा, रेयरर से डेंसर जाएगा तो क्रेस्ट का ट्रफ, ट्रफ का क्रेस्ट, और अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो क्रेस्ट का क्रेस्ट और ट्रफ का ट्रफ। दिस इज फॉर ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। लॉन्जिट्यूडनल वेव में अगर मान लो कोई भी वेव रेयरर से जा रही है डेंसर, रिजिड वॉल यानी क्या है बेटा तुम्हारी डेंसर, बराबर। तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो आप देख सकते हो कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन आएगा, और अगर डेंसर टू रेयरर जाएगा तो कॉम्प्रेशन का रेयर फैक्शन और रेयर फैक्शन का कॉम्प्रेशन आएगा। आपको पता है जिस तरीके से हमारे ट्रांसवर्स वेव में ट्रफ और क्रेस्ट होते हैं, एकदम उसी तरीके से लॉन्जिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन होता है। जहां पे पार्टिकल्स पास होते हैं उसको बोलेंगे कॉम्प्रेशन, जहां पे दूर होते हैं उसको बोलेंगे हम रेयर फैक्शन, बराबर है। तो अगर मान लो लॉन्जिट्यूडनल वेव रेयरर मीडियम, यानी देखो एयर से कहां जा रही है, मान लो एक रिजिड वॉल को टकरा रही है, तो रेयरर में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, रेयर फैक्शन एज ए रेयर फैक्शन वापस आएगा, कॉम्प्रेशन एज ए कॉम्प्रेशन वापस आएगा। लेकिन अगर वही चीज है ना, यानी अगर वही लॉन्जिट्यूडनल वेव डेंसर से कहा जाएगा बेटा, रेयर मीडियम में जाएगा, तो आप देखो रेयर फैक्शन का क्या वापस आ रहा है, कॉम्प्रेशन, यानी उल्टा हो जाता है कॉम्प्रेशन का रेयर फैक्शन का कॉम्प्रेशन। तो ये आप ध्यान में रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव आपको पूछा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं और वो रेयरर से डेंसर जा रहा है तो ट्रफ का क्रेस्ट, क्रेस्ट का ट्रफ, ये देखो रेयरर से डेंसर जा रहा है। अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा है, क्रेस्ट का क्रेस्ट, ट्रफ का ट्रफ। सेम उसी तरीके से अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करूं, रेयरर से डेंसर जा रहा है तो कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन का रेयर फैक्शन, और डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो रेयर फैक्शन का कॉम्प्रेशन और कॉम्प्रेशन का रेयर फैक्शन। ये बात ध्यान में रखना। अब चलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब क्या है सुपरपोजिशन, यानी क्या, मान लो ये एक मीडियम का पार्टिकल है और इस मीडियम के पार्टिकल पे ये एक इधर से वेव आई और एक जो है ये इधर से वेव आई,
समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट पे ये भी वेव आ रही है और ये भी वेव आ रही है। तो अब ये वेव यहां पे अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगी, ये वेव यहां पे अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगी। बराबर है ना? हम y का हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो कैसा लेते हैं? हम ऐसा लेते हैं ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बराबर है? अगर इनिशियल फेज अल्फा है तो प्लस अल्फा करते हैं हम उसमें। तो ये जो है ये y1 प्रोड्यूस कराने का कोशिश करेगा, ये जो है ये y2 प्रोड्यूस कराने का कोशिश करेगा, और रिजल्टेंट जो है दोनों का वेक्टर एडिशन रहेगा, है ना? यानी ये डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी ये पकड़ लो y1 है, ये पकड़ लो y2 है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट का जब मैं वेक्टर सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। So this is called as superposition of wave. You see, when two or more waves traveling through a medium pass through a common point, each wave produces its own displacement at that point, independent of the presence of the other wave. The resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to the individual wave at that point. हे कळलं का मी काय म्हटलं? जो रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आहे दॅट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ॲट दॅट पॉइंट. तर हे तुम्हाला डेफिनेशन जे आहे बाळ हे तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे, हे खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. कसं होतंय बघा, या केसमध्ये दोन वेव बघा, एक इकडून येत आहे एक इकडून येत आहे, दोघांचेही क्रेस्ट येत आहेत. बरोबर आहे? मग बघा हे थोडेसे जवळ आले, इकडे टाइम तुम्हाला दिले 0 सेकंडमध्ये ही पोझिशन असेल, 1 सेकंडमध्ये ही, तसंच 3, 4, 5 आणि 6. बरोबर आहे? तर थोडी वेव बघा जवळ आली, एक पॉइंट आला की क्रेस्टवर क्रेस्ट पडला, तर क्रेस्टवर क्रेस्ट पडल्याने बघा डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम आहे. बरोबर? ते झाल्यावर म्हणजे त्या पॉइंटवर, ज्या पॉइंटवर दोघांचेही क्रेस्ट आले त्या पॉइंटवर डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम आहे. एकदा तो मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट झाला की वेव आपापल्या दिशेने निघून जाते. बघा हे इकडे निघून गेलीत आणि हे इकडे निघून गेलीत. बरोबर? असं करता करता मग ही समोर निघून गेली. आता सपोज करा इकडून क्रेस्ट येतं आणि इकडून ट्रफ येत आहे. बघा जवळ आली, ज्या पॉइंटवर दोघेही मिळत आहेत, एक वर नेण्याचा प्रयत्न करेल, दुसरा खाली नेण्याचा प्रयत्न करेल, तर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इट इज 0. त्यानंतर हे इकडची वेव इकडे निघून जात आहे, इकडची वेव तिकडे निघून जात आहे. म्हणजे फक्त त्या पॉइंटवर जिथे ते दोघंही एकाच वेळी येत आहेत त्या पॉइंटवर ते काय करतायत? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समवाला प्रोड्यूस करत आहे. बाकी त्यानंतर ते आपापल्या हिशोबाने निघून जात आहे. यालाच म्हणायचं सुपरपोजिशन ऑफ वेव. जे डेफिनेशन दिली आहे त्याच्यामध्ये जेही मी तुम्हाला समजवलंय त्या सगळ्या गोष्टी लिहून दिलेल्या आहेत. आता आहे अँप्लिट्यूड ऑफ व्हॉट? द रिझल्टंट वेव. आता बघा पहिली वेव काय डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेल? सपोज करा y1 इज इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी. बरोबर? आणि दुसरी जे वेव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेल ती काय प्रोड्यूस करेल? ए साइन सपोज करा ओमेगा टी प्लस फाय. म्हणजे मी दोन वेव्स घेतलेत, है ना? दोघेही कसे घेतलेत वेव्स मी? आयडेंटिकल, म्हणजे इन द सेन्स ऑफ व्हॉट? ओमेगा टी घेतलंय. आणि सपोज करा याचं रिझल्टंट अँप्लिट्यूड, ऍक्च्युली मी एक काम करतो याच्यामध्ये A1 A2 लिहून घेतोय कॅपिटल्स मध्ये, है ना? दोन वेगवेगळ्या आपल्या काय आहेत बेटा? वेव्स आहेत. ते डिस्प्लेसमेंट y1 आणि y2 प्रोड्यूस करत आहेत. याचा अँप्लिट्यूड A1 आहे, याचा A2 आहे, आणि दोघांमध्ये फेज डिफरन्स किती आहे? फाय. मग रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट किती? तर y1 प्लस y2, है ना? जेही माझं आहे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ते असं राहील. सो देअरफॉर y इज इक्वल्स टू काय येणार? A1 साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. बरोबर? बघा सेम इक्वेशन येणार आहेत. मी तुम्हाला हा सोडून दाखवतोय, याच्या समोर बीटचं तुम्हाला स्वतःला बघायचं आहे, त्यानंतर स्टेशनरी वेव्हचं पण तुम्हाला स्वतःला बघायचं आहे. कारण काही नाही आहे, फक्त हे साइन ए प्लस बी किंवा साइन सी प्लस डी वाला फॉर्म्युला यूज करून डायरेक्ट आन्सर काढायचे आहेत. सो देअरफॉर वाय इज इक्वल्स टू, बघा काय येणार? A1 साइन ओमेगा टी प्लस साइन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय येतो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. मी इथे A2 कॉमन काढतोय, इन ब्रॅकेट साइन ए, ओके, कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी असं तुमचं तिथे काय येणार आहे, एक्सप्रेशन येणार आहे. है ना, तुम्हाला दिसतंय का बरोबर? ओके फाईन. ठीक आहे. देअरफोर वाय इज इक्वल्स काय होणार आहे, आता मी सर्व जे आहे ते मल्टिप्लाय करून घेतोय. ठीक आहे. सो ए वन साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाय, ओके, प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाय. आलं लक्षात? म्हणजे काही नाही केलं मी, फक्त साइन ए प्लस बीचं त्याच्यामध्ये काय केलं बेटा, फॉर्म्युला टाकलंय आणि त्याला काय केलंय, एक्सटेंड केलंय त्याला मी. ठीक आहे, बाकी मी त्याला काही केलेलं नाही आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी पुटअप करावं लागणार आहे, बरोबर. आता याच्यामध्ये आपण काय काय पुटअप करू, आपण याच्यामध्ये असं पुटअप करू शकतो की सगळ्यात आधी तर आपण काय करू, फाय म्हणा किंवा ओमेगा टी वाली टर्म ती वेगळी काढूया. म्हणजे ह्या दोघांमधून आपण साइन ओमेगा टी कॉमन काढलं तर आपल्याला काय मिळेल बघा, दिस इज A1 प्लस A2 कॉस फाय बाहेर येईल, है ना. इन ब्रॅकेट काय येणार आहे तुमचं, साइन ओमेगा टी, बरोबर, प्लस A2 साइन फाय कॉस ओमेगा टी असं येईल. आता बघा आपल्याला थोडंसं काही इथे पुटअप करावं लागेल. काय पुटअप करावं लागेल कि ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है इसमें हम कुछ वैल्यूज पुटअप करेंगे. क्या पुटअप करेंगे वैल्यूज, देखो कि जो हमारा पुट मैं यहां पे लिख देता हूं A1 प्लस A2 कॉस फाई है, इसको मैं ऐसा पुटअप कर देता हूं क्या कि A कॉस थीटा और जो हमारा A2 साइन फाई है इसको मैं पुटअप कर देता हूं A साइन थीटा, है ना. यानी A कॉस थीटा और A साइन थीटा मैंने यहां पे पुटअप कर दिया. तो देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी. अब यहां से अगर मैं A कॉमन निकालता हूं तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो एक्सप्रेशन है तो ये आता है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का. यानी अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी, बराबर है. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, y. सो y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, द रिजल्टेंट वेव, बराबर. अभी यहां पे हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, देखो हमने ये पुटअप किया और ये पुटअप किया, बराबर है. हमने क्या किया बेटा, ये पुटअप किया और वो पुटअप किया. अब मुझे यहां से ए का वैल्यू निकालना है क्योंकि ए जो है वो मुझे लेना है और थीटा मुझे लेना है ए पे, ए के हिसाब से. तो कैसे करूंगा मैं, सपोज करो इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया, है ना. तो मैं यहां पे लिख दूं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो अगर ऐसा करता हूं तो ये साइड देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो वहां से ए स्क्वायर में कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाता है 1. दैट विल बी इज इक्वल टू, अब ये साइड स्क्वायर करके ऐड करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ओके, प्लस ये आ जाएगा आपका A1 स्क्वायर, बराबर है, प्लस आ जाएगा आपका A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ओके, प्लस 2A1 A2 कॉस फाई. अब यहां से देखो A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में से A2 स्क्वायर में कॉमन निकालता हूं तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाता है. तो मुझे रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या मिलता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मुझे मिल जाता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2
cos phi, बराबर। तो जो भी मेरा एम्पलीट्यूड है a, उसका फॉर्मूला मिलता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi, बराबर। तो ये एक्सप्रेशन किसका है बेटा? ये एक्सप्रेशन है हमारे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। किसका एक्सप्रेशन है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। अब देखो यहां पे मुझे a1 पता है, a2 पता है ना, फाई भी मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो यहां पे मैंने फाई लिया था, तो फाई मुझे पता रहता है, बराबर है। अब बात करेगी थीटा की, तो थीटा कैसे निकालेंगे, है ना। ये हो गया फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और फेज, फेज के लिए आप यहां पे देख सकते हो कि जैसा ये है और ये है, इसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा? डिवाइड कर सकता हूं, बराबर है। और डिवाइड से मुझे क्या मिल जाता है? सारे के सारा, यानी फाइव भी मुझे मिल जाता है यहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा। मैं यहां पे लिख दूं फॉर थीटा फॉर थीटा क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई, बराबर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाता है मुझे tan इनवर्स ऑफ, इन ब्रैकेट, a2 साइन फाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। यानी सीधी सी बात है, जो मेरे पास गिवन डेटा है उससे मुझे ए यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकालते आना चाहिए और रिजल्टेंट फेज भी निकालते आना चाहिए। तो इसके पहले का जो मैंने लिया था एक्सप्रेशन, दैट इज फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और अभी ये जो लिया दिस इज फॉर व्हाट? रिजल्टेंट फेज। मैं यहां पे लिख दूं resultant amplitude, okay, and this is what? Resultant phase. अब सेम चीज आपको कहां करना है? स्टेशनरी वेव में करना है और बीट्स में करना है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो काम ही खत्म, कुछ बचता ही नहीं है। अब आप यहां पे देखो स्टेशनरी वेव्स क्या होती है। स्टेशनरी वेव बेटा, जब दो वेव है ना, आइडेंटिकल वेव एक सेम लाइन पे ट्रैवल हो रही होती है, आइडेंटिकल वेव है, बराबर, आइडेंटिकल वेव, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी एक ऐसी वेव है जो ये डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही, दूसरी जो है वो ये डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही, बाकी उसका एम्पलीट्यूड, उसका पीरियड, उसका फ्रीक्वेंसी सब सेम, बराबर। तो अगर ऐसी वेव है तो मान लो ये शुरुआत की वेव है और ये जो है उधर से आने वाली वेव है, तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा? इंटरफेयर होते हैं और क्या बनाते हैं? एक स्टेशनरी वेव बनाती है, जो हमको लगता है कि उसी जगह वो रुकी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं, एक सेकेंड बेटा। ठीक है, यहां पे यू सी मैंने मेरे एक चार्जर का वायर लेके आया हूं, ठीक है, और मैं यहां से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ये देखो आपको दिख रहा है, ऐसी जो वेव है आपको दिख रही है कि ऐसी दो लूप्स गिरे हुए दिख रहे है ना आपको। ऐसी जो दो वेव है आपको दिखेगी कि लूप्स गिरे हुए, ये देखो ऐसा लूप दिखता है ना। एक सेकेंड, हाँ, ये दिख रहा है, दिस इज व्हाट? द लूप, है ना। ये देखो ये वेव जा रही है और वहां से वापस आ रही है, यानी यहां से ये हैंड तक जा रही है और वहां से इधर वापस आ रही है। तो दोनों वेव जो है बेटा वो कैसी है? सेम है, बस उनका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो ऐसी जब वेव्स क्या होती है? इंटरफियर होती है, तो क्या बनाती है बेटा? स्टेशनरी वेव बनाती है। फाइन, यहां पे आप देख सकते हो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, पाथ कैसा है? सेम, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो आइडेंटिकल वेव्स, सेम पाथ, अपोजिट डायरेक्शन,
ऐसे चलेगी तो इंटरफेयर होने वाली है, रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो जो मीडियम होता है, मीडियम के पार्टिकल्स जो है, कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल स्टेशनरी होते हैं जिनको बोलेंगे हम नोड्स, बराबर, और कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होते हैं जिसको बोलेंगे हम एंटी नोड्स, है ना। तो जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो रिजल्टेंट जो है हमको क्या मिलता है, वहां पे नोड और एंटी नोड मिलते हैं बेटा, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन हमको देखना है तो इसको हम कैसे देखेंगे। सो मैं दो इसके वेव्स ले रहा हूं। अब देखो आपको पता है वेव्स ट्रैवलिंग इन एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन और निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इसमें बस माइनस प्लस का फर्क होता है, बस मुझे वो देखना है। तो मान लो मैं पहला वाला वेव ले रहा हूं, दैट y1, यानी ये किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। तो y1 इज इक्वल टू a साइन, ओके, 2 पाई कॉमन निकालता हूं, इन ब्रैकेट nt माइनस एक्स बाई लैम्बडा। तो ये क्या हुई, वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, बराबर है। सेम उसी तरीके से मैं दूसरी वेव लेता हूं जो निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट nt प्लस एक्स बाई लैम्बडा, राइट, यू सी, माइनस यानी वो डायरेक्शन में, प्लस यानी ये डायरेक्शन में। अब इन दोनों को क्या कराना है बेटा, इंटरफेयर कराना है। तो जो भी मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा that will be the vector sum of the displacement produced by the two waves. So y is equals to y1 plus what, your y2। बस समझ में आ गया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, जब मैं ये एक्सप्रेशन लिखूंगा कि y is equals to this plus this, तो आप यहां पे देख सकते हो इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं, एज ए साइन c प्लस साइन d। चलो मैं लिख देता हूं, देयरफॉर y इज इक्वल्स, दोनों से a कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो ये कैसा आ रहा है, साइन 2 पाई इन ब्रैकेट nt माइनस एक्स बाई लैम्बडा बराबर प्लस साइन 2 पाई इन ब्रैकेट nt प्लस एक्स बाई लैम्बडा। समझ में आ गया। तो ये जो है ये मुझे क्या मिलेगा, साइन c प्लस साइन डी, यानी साइन ये ब्रैकेट c प्लस साइन ये ब्रैकेट d। तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपको जो भी उसका ये है वो आपको पता है, दैट इज 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 के हिसाब से उसका हम एक्सटेंशन करेंगे। देयरफॉर मैं यहां पे लिख देता हूं सीधा, यूजिंग फॉर्मूला साइन c प्लस साइन डी, ओके, दैट इज इक्वल्स 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, है ना। 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, ये वाला जब मैं एक्सप्रेशन वहां पे पुटअप करता हूं तो मुझे फाइनली क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 2a साइन 2a कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा, ये ब्रैकेट में आ रहा है इसके, ठीक है, इनटू साइन 2 पाई एन टी। ऐसा मुझे फाइनली मिलता है और आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही दिया है। डोंट गो फॉर सॉल्विंग दिस, इट विल टेक टू मच टाइम, बराबर है। तो सामने चलेंगे, इसको हम और सॉल्व करेंगे। बराबर। सो अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड करके इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसा लिख दूं, इतने पार्ट को मैं आर पुटअप कर रहा हूं, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई एन टी, 2 पाई यानी ओमेगा होता है, दैट इज ओमेगा टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखो जो r है उसको मैंने लिया 2a कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा मैंने लिया, बराबर है। तो कहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एंटी नोड, एंटी नोड यानी जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो फॉर एंटी नोड क्या होगा, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a आएगा, बराबर। तो मैं इक्वेट करूंगा, देयरफॉर प्लस माइनस 2a इक्वल टू 2a कॉस
2πx/λ। नाउ दिस 2a कैंसिल, यहाँ पे 1 मिल जाता है। कॉस इनवर्स ऑफ 1 ले लेता हूँ, तो आप कॉस इनवर्स ऑफ 1 कहाँ कहाँ मिलता है, 0, पाई, 2π, लाइक दैट, बराबर है। देयरफॉर कॉस 2πx/λ इज इक्वल, सॉरी कॉस निकल गया ना, टू पाई एक्स बाई लैमडा इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2πx/λ इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 0, पाई, 2π, लाइक दैट, बराबर। अब देखो यहाँ पे पाई पाई तो सभी कैंसिल हो जाता है, सो 2x/λ इज इक्वल टू 0, 1, 2 हो जाता है ना। मैं यहाँ पे लिख दूँ देयरफॉर 2x/λ इज इक्वल टू 0, 1, 2, लाइक दैट, बराबर है। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2, ये चलेगा लैम्बडा, है ना, ये लैम्बडा इधर जाएगा, 2 डिवाइडेड में आएगा हर एक टर्म में। सो जहां जहां x इज इक्वल टू 0, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा ऐसी वैल्यू है, वहां पे मुझे क्या मिलेगा बेटा, एंटी नोड मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे वहां पे, एंटी नोड मिलेगा। सो x इज इक्वल टू, मैं कैसा पुटअप कर सकता हूं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक अगर मुझे यहाँ पे कंबाइन फॉर्मूला लेना है तो मैं वो क्या करूंगा, लैम्बडा p बाई 2, लैम्बडा p बाई 2, वेयर p इज इक्वल्स कहाँ से आएगा, 0, 1, 2, लाइक दैट। So this is what the condition for antinode, that is for the point at maximum displacement, यानी कहाँ कहाँ maximum displacement होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो दिख रहा है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये कहाँ कहाँ आएगा आपका, 0 पे आएगा, लैम्बडा बाय 2 पे आएगा, फिर लैम्बडा पे आएगा, लाइक दैट। अब देखो ये जो वेव यहाँ पे दी गई है वो एज ए आपको क्या बोलते हैं, एक प्रेजेंटेटिव पर्पज, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्पज दिया है कि ऐसा हो, लेकिन जो इक्वेशन हमने निकाला है उसके लिए जो वेव हमने ली है वो ऐसी है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते, है ना, समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे सर देखो 0 पे क्या होना चाहिए था, एंटी नोड होना चाहिए था, क्योंकि ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट कितना है ना, ये 0 हो गया, ये लैम्बडा बाई 2 हो गया, ये लैम्बडा हो गया, यहाँ तो एंटी नोड होना चाहिए सर, यहाँ तो आपने नोड दिखाया है ना, ये नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए एंटी नोड है। हमने जिसका एक्सप्रेशन निकाला वो वेव कुछ इस तरीके की है, यानी यहां पे एंटी नोड है कुछ ऐसा, यानी जो मैंने आपको वेव बताई ना अभी, एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से उसको मैं ये कर रहा था, तो देखो ये वाला पॉइंट मैं मैक्सिमम वाइब्रेट कर रहा था ना, तो ये 0th पॉइंट है, तो 0th पॉइंट पे क्या आएगा आपका, एंटी नोड। तो आप यहां पे देख सकते हो ये हो गया आपका 0, बराबर है, ये हो गया आपका लैम्बडा बाई 2, ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका लैम्बडा बाई 2, और ये हो गया आपका लैम्बडा, यानी यहां से यहां तक लैम्बडा बाई 2 और वहां से वहां तक लैम्बडा, तो वहां पे आपको क्या मिल गया बेटा, एंटी नोड मिल गया है। अब नोड के लिए चलेंगे हम, फॉर नोड यानी पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहां पे आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या होगा, आर शुड बी इज इक्वल टू 0, तो आर कितना है, 2a cos 2πx/λ शुड बी 0। अब 2a डिवाइड 0 को डिवाइडेड बाय 2a करो, 0 मिलेगा, और cos इनवर्स ऑफ 0 करो तो आपको क्या मिलेगा, 2πx/λ, तो 0 कहाँ कहाँ मिलता है, π/2 पे मिलता है, देन 3π/2 पे मिलता है, देन 5π/2 पे मिलता है, ये सारी चीज़ें, है ना, 7π/2 लाइक दैट। अब पाई पाई कैंसिल हो जाता है ना, 2 इधर सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाता है लैम्बडा बाई 4, दूसरा 3 लैम्बडा बाई 4, तीसरा 5 लैम्बडा बाई 4, लाइक दैट। तो ये पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा बेटा, नोड मिलेगा। सो इट विल बी लाइक 2p - 1 लैम्बडा बाई 4, देयरफॉर इसका एक मैं कंबाइंड फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 2p - 1 लैम्बडा बाई 4, वेयर p कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, यानी आप p1 पुटअप करो तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 - 1 1, एंड 1 इंटू लैम्बडा बाई 4 इज लैम्बडा बाई 4,
तो पहला पॉइंट कहाँ मिलेगा, लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4। तो यहाँ पे देखो मैंने जो वेव निकाल के दी है, यहाँ पे क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, लैम्बडा बाय 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 4। तो ये लैम्बडा बाय 4 हो गया, फिर ये 3 लैम्बडा बाय 4, ये 5 लैम्बडा बाय 4। तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलता है बेटा, नोड और एंटी नोड मिलता है। तो मैं बेसिकली एक काम कर लेता हूँ, इसको ना जरा अच्छे तरीके से इधर ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि यही चीज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव के लिए यूज होगा। ठीक है, तो जिसके लिए हमने काम किया है ना, वो यहां मैं निकाल देता हूं, एक कंप्लीट वेव निकालने की यहां पे कोशिश करता हूं, और उसमें जो पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट योर रिजिड सपोर्ट फ्रॉम विच द वेव इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। ठीक है ना, मेरी वेव जो है बड़ी गंदी बनती है, बट स्टिल विल ट्राई एट बेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये जान, अरे यार फिर से गलत कर दिया। हाँ, है ना, जाने वाली वेव और उधर से रिफ्लेक्ट होके आने वाली वेव। अगली बात ध्यान में, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव एंड दिस इज ओरिजिनल वेव। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे क्या फॉर्म हुआ है, दिस इज व्हाट योर एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, दिस इज योर नोड, नोड एंड नोड। नाउ यू सी, ये 0 पॉइंट है, मैं ऐसा पूरा एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे पॉइंट जो है मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ ये डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ यू सी द पॉइंट्स इज लाइक दिस, 1 2 3, है ना, ये पहला पॉइंट हो गया, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, लाइक दैट। नाउ यू सी ये 0 है ना, दिस इज लैम्बडा बाय 4, this is lambda by 2, this is 3 lambda by 4, this is lambda, this is 5 lambda by 4, like that। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नोड कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो, और एंटी नोड कहाँ कहाँ मिल रहा है। एक वाइट से कर लेता हूँ मैं, देखो, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड। नाउ सी 0 lambda by 2 lambda एंटी नोड, देन यू हैव लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, नोड। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखना कि हमने जो वेव यहाँ पे इमेजिन की है वो यहाँ से यहाँ, यानी 0 पे क्या दे रही है बेटा, वो एंटी नोड दे रही है, और सामने जो है वो नोड दे रही है। दैट्स इट, फाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव में आपको यही देखना है कि मैं यहाँ पे अभी अलग से लूंगा नहीं उसको, आपको बस इतना देखना है कि क्या होता है जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, जहां पे कम होगा नोड। Distance between two successive antinode is lambda by 2, and distance between two successive, देखो एंटीनोड और नोड दोनों के बीच में लैम्बडा बाय 2 का ही डिफरेंस है, क्योंकि आप दिस माइनस दिस करोगे तो आपको अगेन लैम्बडा बाय 2 मिलेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड और टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2, लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड और एंटीनोड निकालोगे तो दिस इज व्हाट, लैम्बडा बाय 4। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, मैं इसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को मैं रेफर जो है टेक्स्ट बुक करता हूं, सेम है, कुछ नहीं है ना। यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0। उसके बाद हर एक लूप के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक फेज में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लूप के पार्टिकल्स ऊपर की डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे होंगे पूरे के पूरे, तो ये लूप के पार्टिकल्स नीचे की डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है। तो अपने अपने लूप में सब हर पार्टिकल का फेज कैसा होता है, सेम, लेकिन अल्टरनेट लूप में, यानी ये लूप और दूसरे लूप, दिस इज आउट ऑफ फेज। ये बात ध्यान में रखना। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव।
अब कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव दोनों मैंने यहां पे कर लिया है. सो दिस विल बी व्हाट योर होमवर्क, कि एक बार अच्छे से देखो, क्योंकि ये जो है ये बोर्ड में आपको अच्छे से आता है. ठीक है, बोर्ड में जो है ये काफी बार पूछा जाता है. कुछ नहीं, बस इतना ही ध्यान में रखना कि जैसा हमारा स्टेशनरी वेव है वहां पे कोई कहीं कहीं पॉइंट्स जो बिल्कुल स्टेशनरी होते हैं, ऐसा प्रोग्रेसिव वेव में नहीं होता. दूसरी बात, हर एक पार्टिकल अलग अलग फेज में होता है, जो कि हमारे स्टेशनरी वेव में नहीं होता. अलग अलग लूप के पार्टिकल्स अलग अलग फेज में होते हैं. तो इसी तरीके के कुछ दो चार पॉइंट्स है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में लेना है और क्लियर करना है. दोनों केस में जो स्टेशनरी वेव है उस केस में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ना ही मैटर होता है, क्योंकि वो स्टेशनरी वेव है. और प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर नहीं होता है. ठीक है, अब चलेंगे फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. बड़ा सिंपल है फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशंस क्या है कि कोई भी आप एक चीज को अपने मीन पोजीशन से हटाओ, छोड़ दो, सो इट विल परफॉर्म फ्री वाइब्रेशन. लेट मी टेल यू कैसा. ये ऐसा, है ना, मेरा जो चार्जर है वो बड़ी काम की चीज है ना, बड़ी ही काम की चीज है. ये देखो, मान लो ये मेरा चार्जर है ना, और इसको मैंने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया. तो ये देखो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है. मैं इसको कोई भी बाहर से फोर्स नहीं दे रहा हूं. सो दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन. देखो, द बॉडी एट फर्स्ट इज गिवन एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज देन विदड्रॉन. The body starts vibrating and continues the motion on its own. No external force acts on the body further to keep it in motion. लेकिन फोर्स्ड वाइब्रेशन जो है वो ऐसा होता है कुछ कि, यानी मैंने क्या किया, शुरुआत में मैंने इसको डिस्प्लेस किया और इसको पीरियोडिक फोर्स दे रहा हूँ, यानी पहले ऐसा दिया फिर बाद में ऐसा, यानी जब भी अपने पोजीशन पे आ रहा है वापस से मैं इसको क्या दे रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ. बराबर है. तो ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं होगा, ये उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है जो इसको दी जा रही है. देखो अभी ये दे रहा हूं, अभी देखो मैं थोड़ी सी और दे रहा हूं, ये देखो थोड़ी सी बढ़ा सकता हूं, कम भी कर सकता हूं कि भैया बस तू इतना ही कर, है ना. तो दिस इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बॉडी विच इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी गिवन. तो इथे बघा, इन फोर्स्ड वाइब्रेशन काय होतं बेटा, an external periodic force is applied on a body whose natural period is different from the period of the force. The body is made to vibrate with a frequency equal to that of the externally impressed force. सीधी सी बात है. एम्पलीट्यूड जो है वो भी डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, जो दिया हुआ एम्पलीट्यूड है और जो उसका नेचुरल एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर. अगर ये डिफरेंस कम होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगा, और अगर सेम होगा तो समझ लो क्या आ गया, रेजोनेंस. यानी हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में रेजोनेंस पढ़ा था, सेम यहां पे भी है कि जब भी किसी भी बॉडी को आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी दी जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी हो, सो दैट बॉडी वाइब्रेट्स विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड हेंस वी कैन से द रेजोनेंस ऑकर. यहां पे दिया होगा देखो, इट इज टर्म्ड एज रेजोनेंस, है ना. तो ये रेजोनेंस वाली चीज इंपॉर्टेंट है. अब हार्मोनिक्स और ओवरटोन ये जानने के लिए पहले हम इसके सामने का कुछ चीज पढ़ेंगे, ये भी एंड करेक्शन का भी, ठीक है. और फिर बाद में मैं हार्मोनिक्स, ओवरटोन और आपको एंड करेक्शन पे लेके आऊंगा. ठीक है, मैं 2 मिनट पानी पी रहा हूं बेटा. ओके बेटा, तो देखो यहां पे हम देखेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. जब आप ये चीज समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स, एंड करेक्शंस ये सारी चीजें समझ में आएगी. तो कभी भी ध्यान में रखना कि जब भी मैं एक पाइप ले रहा हूं क्लोज्ड एट वन एंड, यानी देखो जैसे फॉर एग्जांपल 2 तरीके के पाइप्स होते. पहला, अगर ये ऐसा पाइप है तो देखो यहां पे भी ओपन है, यहां पे भी ओपन है, तो इसको बोलते हैं ओपन पाइप, है ना. और अगर मान लो मैंने पाइप ऐसा ले लिया जो एक साइड से क्लोज है, तो इसको बोलते हैं क्लोज पाइप, यानी एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज्ड. बराबर. तो यहां पे हमारे सामने जो है वो क्या है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. बराबर. तो सबसे पहले मैंने ये पाइप ले लिया, ठीक है, जिसका जो लेंथ है पाइप का, देखो यहां से यहां तक कितना है बेटा, एल, है ना, स्मॉल एल पाइप है. अब मैंने क्या किया, ये जो पाइप है इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी. अब सर ये क्या है, देखो याद करो बचपन में हम पेन का ढक्कन निकालते थे और सीटी बजाते थे, है ना, ऐसा. उसको अगर हमने एक पर्टिकुलर एयर फ्लो पे अगर हमने उसको रखा तो वहां पे जो है वो आवाज आती है, उसी को ही बोलते हैं रेजोनेंस. यानी क्या कि उस पाइप को हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी दी हमारे माउथ से
कि जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और उसके वजह से वो क्या होती है बेटा, वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एक आवाज निकलता है सीटी का। सेम चीज यहां पे है। जब भी क्या होता है बेटा, आप यहां पे एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हो और ट्यूनिंग फोर्क से आप क्या करते हो, यहां पे एक वेव सेट करना चाहते हो, तो अगर मान लो वो वेव उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना हो तो इट विल वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब क्या होता है, जब भी एक सिंपलेस्ट मोड होता है तो सिंपलेस्ट मोड पे क्लोज्ड पे क्या फॉर्म होता है, नोड, और ओपन में क्या फॉर्म होता है, एक सिंगल एंटी नोड। एक बात हमेशा ध्यान में रखना जो मैं आपको बताऊं, कभी भी ओपन एंड पे क्या फॉर्म होता है, नोड, सॉरी एंटी नोड। अब जैसे दोनों दोनों साइड से ओपन है तो क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड होगा। लेकिन एक क्लोज्ड है तो जहां पे भी क्लोज है वहां पे नोड फॉर्म होगा और ऊपर फॉर्म होगा एंटी नोड। तो ये तो क्लोज पाइप है ना, तो क्लोज्ड एंड पे क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड, देखो हुआ है, और ओपन एंड पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंटी नोड। बात क्लियर। तो सिंपलेस्ट मोड में क्या होगा, एक नोड और एक एंटी नोड फॉर्म होगा। यानी उस केस के लिए देखो क्या सिंपलेस्ट मोड कैसा हो सकता है, एक नोड एक एंटी नोड। तो ये जो वेव है ना, ये कितनी हो जाएगी, λ/4, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो कंप्लीट वेव होती है, स्टेशनरी वेव, है ना, यहां से यहां तक, तो आप देख सकते हो यहां से ये वाला पोर्शन λ/4 है, देखो यहां से ये वाला पोर्शन λ/4 है। और ऐसा भी नहीं ध्यान में हो तो आपको ये पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड कितना होता है, नोड एंटी नोड के बीच में वेवलेंथ कितना होता है, λ/4, बराबर। लेकिन दिक्कत ये होती है, हमेशा ध्यान में रखना, कि जो भी एंटी नोड होता है वो ठीक यहां पे फॉर्म नहीं होता, कहां पे, इसके लाइन में, यानी जो बिल्कुल उसकी बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री, उस पाइप की, वहां पे फॉर्म नहीं होता, उससे थोड़ा सा ऊपर फॉर्म होता है। आई होप दिस बेसिक थ्योरी इज क्लियर। देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं, सब लोग ध्यान दो। मैंने आपको यह बताया कि दो तरीके के पाइप है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन है तो दोनों एंड से ओपन है, क्लोज्ड है तो एक से क्लोज है, दूसरे पे ओपन है। क्लियर, बराबर। अब कभी भी ध्यान में रखना, ओपन एंड पे फॉर्म होता है एंटी नोड, क्लोज्ड एंड पे फॉर्म होता है नोड, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब मैं सिंपलेस्ट वे लेना चाहता हूं वाइब्रेशन का, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का, तो एक नोड फॉर्म होगा और एक एंटी नोड फॉर्म होगा। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4, ये मैंने अभी प्रॉपर्टीज में आपको बताया। अब जो ओरिजिनल लेंथ है पाइप की वो L है, लेकिन जो लेंथ ऑफ, क्या बोलूंगा मैं, ये जो वेव है ना, या फिर ये जो λ/4 है, उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, तो नोड टू एंटी नोड। अब क्योंकि एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे हम E, दैट इज एंड करेक्शन। यानी जो डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड द बाउंड्री ऑफ द पाइप होगा उसे क्या बोलेंगे हम, एंड करेक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, एंड करेक्शन बोलेंगे। तो बेसिक सी बात है, जहां पे भी ओपन एंड आएगा वहां पे एंड करेक्शन आएगा, और एंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 0.3D। डी क्या है, दिस डायमीटर ऑफ द ट्यूब। समझ में आ गया, बराबर। तो E इज इक्वल टू 0.3D से हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाला छोटा डिस्टेंस ले सकते हैं, जो हम इसमें ऐड करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। तो बेसिकली ये भी चीज ध्यान में रखना कि कैपिटल L इज इक्वल टू होता है स्मॉल l प्लस E, है ना। स्मॉल l क्या है, लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, जो हम गिन सकते हैं। E क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दैट एंड ऑफ द ट्यूब एंड द एंटी नोड, दैट इज व्हाट द एंड करेक्शन। तो जो कंप्लीट λ/4 है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल L, दैट इज इक्वल टू L प्लस E होता है। ये बात आप दिमाग में डाल दो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं ऊपर लिखता हूं क्योंकि नीचे मुझे डेरिवेशंस करने हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं यहां पे लिख दूं क्या, कि जो भी आपका L है दैट इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस E होता है, और E जो है वो हो जाता है 0.3D, और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम D, दैट इज डायमीटर। अब मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा। तो लैम्बडा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई लैम्बडा। अब यहाँ पे देख सकते हो L इज इक्वल टू λ/4 है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4L हो जाएगा, बराबर है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो भी मेरी पहली फ्रीक्वेंसी है वो होती है V/4L। ये हो गई पहली फ्रीक्वेंसी, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं, बराबर। फर्स्ट मोड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फर्स्ट मोड। मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज फर्स्ट मोड, बराबर। दिस इज सेकेंड मोड,
बराबर, दिस इज व्हाट सेकंड मोड। बराबर। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, अब सीधी सी बात है, अभी कुछ नहीं, हमको जैसा हमने यहां पे लिया था बस वही वैल्यू यहां पे पुटअप करना है। अब फर्स्ट मोड है तो देखो यहां पे क्या होगा, नोड फॉर्म होगा एज यूजुअली और यहां पे एंटी नोड होगा। तो सेकंड मोड में मैक्स टू मैक्स क्या आ सकता है, एक एंटी नोड और एक नोड, क्योंकि देखो नोड एंटी नोड वाला तो ये पहला ही हो गया, इसके बाद का कौन सा स्टेप हो सकता है, यही हो सकता है, बीच का कोई स्टेप आ ही नहीं सकता जहां पे आपका नोड और यहां पे एंटी नोड सेटिस्फाई हो। तो यहां पे कैसा हो सकता है, 3/4 वेव आपकी फॉर्म होगी, देखो 3/4 लैम्बडा यहां पे फॉर्म हुई। तो यहां पे लैम्बडा 1 कितना होगा बेटा, लैम्बडा 1 हो जाएगा आपका 4L/3 हो जाता है। बराबर, तो वही है जो भी हमारी, अब देखो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लूंगा फ्रीक्वेंसी वाला। सो फ्रीक्वेंसी N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/λ1। तो देयरफॉर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3V/4L, है ना। L का वैल्यू L प्लस स्मॉल ई हर जगह रहेगा, आप E की जगह 0.3D लगा सकते हो। इन द सेम वे उसके नेक्स्ट मोड में देखो कंडीशन सेटिस्फाई, नोड और यहाँ पे एंटी नोड होना चाहिए, तो इसके बाद यही स्टेप आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो λ2 जो है वो आ जाता है आपका 4L/5। तो सीधा जो मेरा फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट वो कितना बन जाता है, V/λ2। तो N2 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5V/4L, राइट। तो ये पहली फ्रीक्वेंसी है ना, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है ना, और ये आ गई हमारी तीसरी फ्रीक्वेंसी। बराबर। सो यू सी पहली फ्रीक्वेंसी V/4L, दूसरी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे N1, दैट इज 3V/5L, सॉरी 3V/4L। और तीसरी फ्रीक्वेंसी जिसको हम N2 बोलते हैं दैट इज 5V/4L। तो अब यहां पे देखो V/4L की जगह मैं N लिख सकता हूं, तो ये बन जाता है 3N और ये बन जाता है 5N। यानी इसको अगर मैंने N कंसिडर किया तो फ्रीक्वेंसी कैसी आ रही है, देखो N 3N 5N, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, सब लोग ध्यान दो, बस ये एक अच्छे से करो, आने वाले सभी जो ओपन एट बोथ दी एंड और जो स्ट्रिंग है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने की। देखो क्या है, जब भी एक पाइप क्लोज एट वन एंड वाइब्रेट होगा तो उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी तुमको मिलेगी, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी ये मिलेगी, बाद में ये मिलेगी, बाद में वो मिलेगी। तो जो भी पहली फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर उसी को बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, दोनों नाम इसको दिया गया है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, है ना। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। समझ में आ गया। तो अब यहां पे आप देखो जो पाइप ओपन एट वन एंड है या फिर क्लोज एट वन एंड में बोलूं, उसमें कैसी कैसी फ्रीक्वेंसी मिलती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है उसका 3N और उसका 5 मल्टीपल बाय 5। यानी मैं बोल सकता हूं कि ऑड फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट, है ना, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट। अब ये जो फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर हम इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। बराबर। अब फर्स्ट हार्मोनिक अगर n है तो सेकंड हार्मोनिक क्या रहेगा, 2n। सेकंड हार्मोनिक क्या रहेगा, 2n। थर्ड हार्मोनिक क्या रहेगा, 3n। फोर्थ हार्मोनिक क्या रहेगा, 4n। फिफ्थ हार्मोनिक क्या रहेगा, 5n। तो हार्मोनिक्स क्या हुआ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल इज कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। पहली फ्रीक्वेंसी लो, उसको फिर बाद में 2 से करो तो सेकंड हार्मोनिक मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो थर्ड हार्मोनिक मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करो फोर्थ हार्मोनिक मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करो फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। तो अगर मुझे थर्ड हार्मोनिक लेना है तो 220 मल्टीप्लाई बाय मैं 3 करूंगा तो थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी 660 मुझे मिल जाएगा, काम खत्म। तो दिस इज योर हार्मोनिक्स। सामने मैं ओवरटोन्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले हार्मोनिक्स की डेफिनेशन लिख दूं।
हार्मोनिक्स क्या है बेटा? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, द फंडामेंटल frequency and all its integral multiple and all its integral multiple is called as harmonics. उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हार्मोनिक्स, है ना? ये बात ध्यान में रखना। अब ओवरटोन्स में आपको बढ़ा रहा हूं, ठीक है? ओवरटोन्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ओवरटोन्स क्या है? जो पहली फ्रीक्वेंसी है ना, उसके बाद की जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज द फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद की जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सेकेंड ओवरटोन, यानी जो एक्चुअल में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे 2n 4n प्रेजेंट है क्या? नहीं है, लेकिन वो हार्मोनिक्स है। भले ही प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो हार्मोनिक्स है। तो पहला हार्मोनिक क्या हुआ? n। दूसरा हार्मोनिक 2n जो प्रेजेंट नहीं है ये वाले वाइब्रेशन में। तीसरा हार्मोनिक 3n जो प्रेजेंट है। चौथा हार्मोनिक 4n जो प्रेजेंट नहीं है। पांचवा हार्मोनिक 5n जो प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। कहां पे? द पाइप वाइब्रेटिंग क्लोज दैट वन एंड। लेकिन अगर मैं ओवरटोन की बात करूं तो ये बड़ा सिंपल है। ओवरटोन कैसे होता है? पहली फ्रीक्वेंसी और उसके बाद की जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में प्रेजेंट होती है। यानी ऐसा कोई ओवरटोन नहीं होता जो प्रेजेंट नहीं है। इससे आपकी और चीजें सामने क्लियर होंगी। हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन, दिस इज थर्ड ओवरटोन, फाइन। और दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक। तो मैं यहां पे लिख दूं, है ना, मैं यहां पे एक नोट लिख दूं, हेंस ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। है ना? कौन सी हार्मोनिक प्रेजेंट है? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, है ना? यहां पे देख सकते हो n 3n 5n इज द ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज द ओवरटोन? द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज एक्चुअल प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवरटोन। ओवरटोन का कंसेप्ट आपको और सामने बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा दिल थामे बैठिए, ठीक है? मैं यहां पे लिख दूं, है ना, यहां पे एक, मैं यहां पे लिख दूं एक नोट यहां पे, इट मे और मे नॉट प्रेजेंट, है ना? इट मे और मे नॉट प्रेजेंट इन एक्चुअल वाइब्रेशन, है ना? एक्चुअल वाइब्रेशन में प्रेजेंट हो भी सकती है या प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है। जैसा 2n 4n प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन 1n 3n 5n प्रेजेंट थी, ठीक है? ओवरटोन्स में यहां पे लिख दूं, द फ्रीक्वेंसी, है ना, द फ्रीक्वेंसी greater than, okay, fundamental frequency, the frequency greater than fundamental frequency and actually present in the vibration and actually present in the vibration is called as overtones। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको क्लियर है? ओके, सॉरी, हार्मोनिक्स का क्लियर है और ओवरटोन्स का और क्लियर होगा, डोंट वरी, है ना? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओवरटोन जो है वो यहाँ पे आपका
क्लियर है बेटा, बराबर है। ओवरटोन्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज 1 एंड दिस इज ओवरटोन्स, है ना। तो जो भी मेरा pth ओवरटोन होगा मैं यहाँ पे लिख दूँ, pth ओवरटोन जो भी मेरा होगा दैट विल बी व्हाट, 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 इंटू एन। तो मुझे अगर मान लो फर्स्ट ओवरटोन लेना है, इस केस में फर्स्ट ओवरटोन लेना है, तो यहाँ पे मैं 1 पुटअप करूंगा, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, सो 3n इज द फर्स्ट ओवरटोन, है ना। वेयर मैं यहाँ पे लिख दूँ, वेयर p इक्वल्स 1 2 3 एक्सेट्रा। समझ में आ गया। अब चलेंगे हम दूसरा, दैट इज पाइप ओपन एट बोथ द एंड। अब सेम चीज यहाँ पे, ओपन पे एंटी नोड, बीच में क्या फॉर्म हो सकता है, नोड। देखो एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, दोनों जगह एंटी नोड फॉर्म है तो दोनों जगह एंड करेक्शन फॉर्म होगा। तो यहां पे जो भी मेरी एक्चुअल लेंथ रहेगी कैपिटल एल, दैट इज इक्वल टू एल प्लस 2e होगा, है ना। वेयर e इज व्हाट, 0.3d। बस काम खत्म। अब यहाँ पे देखो L है लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, ट्वाइस L। अभी अभी हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाई लैम्बडा होता है। तो यहाँ पे जो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी वो V इज इक्वल टू क्या आएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है बेटा 2L, तो V बाई 2L इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सिंपल। सेकेंड यहाँ पे भी वही, N इज इक्वल टू V बाई लैम्बडा। अब यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू L है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई L, सिंपल। उसी तरीके से यहाँ भी सेम v, n इज इक्वल टू वी बाई लैम्बडा, लेकिन लैम्बडा सॉरी ये यहाँ पे लैम्बडा 1 है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस एल बाई 3, है ना। तो इसको अगर मैं पुटअप करूंगा तो n2 इज इक्वल टू आ जाता है थ्राइस लैम्बडा बाई 2l, है ना। तो चलो लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी अभी के जैसा। पहला फ्रीक्वेंसी v n इज इक्वल टू v बाय कितना है, ट्वाइस l। दूसरा फ्रीक्वेंसी v बाई l। तीसरा फ्रीक्वेंसी थ्राइस v बाई l, थ्राइस v बाई 2l। अगर मैं इसको n पकड़ता हूं, यानी v बाई ट्वाइस l को n पकड़ता हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ट्वाइस n, और ये हो जाएगा तुम्हारा थ्राइस n। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला हार्मोनिक भी है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, तीसरा हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, हेंस ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। मैं यहाँ पे लिख दूं, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। समझ में आ गया। तो जो भी मेरा pth ओवरटोन होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, p इंटू एन, है ना। वेयर p इज इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी p प्लस 1 इंटू है ना, p प्लस 1 इंटू एन, बराबर है। तो फर्स्ट वेयर p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 लाइक दैट। तो फर्स्ट ओवरटोन कितना आएगा, यहाँ पे 1 पुटअप करोगे, 1 प्लस 1 2 यानी 2n, सो दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज योर सेकंड ओवरटोन, बराबर है। तो दिस यू शुड नो, है ना, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट ओवरटोन, मैं OT लिख देता हूं, दिस इज व्हाट योर सेकंड ओवरटोन, है ना। बाकी हार्मोनिक्स तो आपको क्लियर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज व्हाट फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज व्हाट सेकंड ओवरटोन, बस। आई होप हार्मोनिक्स एंड दिस इज क्लियर, बराबर। अभी एंड करेक्शन के कुछ फॉर्मूलेज है वो आप ध्यान में ले सकते हो। पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए ये डेरिवेशन उतना काम का है नहीं, बट ठीक है आप देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी जो है सॉरी वेलोसिटी जो ट्वाइस n1 l1 होती है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस n2 l2 होती है। इसको आप इक्वेट करो, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है CET में, है ना। और फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड के लिए ये फॉर्मूला आता है। बाकी डेरिवेशन तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें एज सच, ठीक है। कुछ ना करो, बस ये फॉर्मूले ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा। अभी वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, अभी जैसा हमने पाइप में देखा वैसा हमको स्ट्रिंग में देखना है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर हमने ऐसी स्ट्रिंग ली कि जो दो एंड पे फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड पे क्या फॉर्म होगा, नोड,
और जो बीच वाला है उसमें क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड। अब यहां पे एक बात ध्यान में रखना कि फॉर मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर स्ट्रिंग, है ना, जो भी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्व टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम होता है ना, वेयर टी इज व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, बराबर है, और m जो है दिस इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास पर यूनिट लेंथ यानी जितना भी इस स्ट्रिंग का मास होगा डिवाइडेड बाय जितनी भी उसकी लेंथ होगी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। यानी आप m को ऐसे भी ले सकते हो कि m इज इक्वल टू कंप्लीट मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय कंप्लीट लेंथ, तो दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, उसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये v का फॉर्मूला होता है, बराबर, ये बात आप ध्यान में रखना। अब देखो मैं यहीं पे ले लेता हूं सीधा सीधा, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू v बाय होता है लैम्बडा, बराबर। अब यहाँ पे जो भी L है दैट इज लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, ट्वाइस L, है ना। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। ये अंडर रूट ऑफ टी बाई एम कहाँ से आया, वेलोसिटी, लैम्बडा क्या है, ट्वाइस L, बस काम खत्म। इन द सेम वे इसको आप छुड़ाओगे तो ये आएगा 1 अपॉन L अंडर रूट टी बाई एम, बराबर। इसको आप सॉल्व करोगे n इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, एंड एक्चुअली 1 अपॉन नहीं 3 अपॉन ट्वाइस L आता है यहां पे। समझ में आ गया। तो अब देखो यहां की फ्रीक्वेंसी देखो, पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, n1 क्या लू, 1 अपॉन L अंडर रूट टी बाई एम, तो इसको मैं ट्वाइस n कर सकता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा n2, सो दैट इज 3 बाई ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ t बाई m, सो दैट इज इक्वल टू थ्राइस n। तो देखो n है, 2n है, 3n है, हेंस ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, बराबर, ऑल हार्मोनिक्स ओके आर प्रेजेंट। फॉर्मूला सेम रहेगा जो इसके पहले हमने देखा था, दैट इज pth ओवरटोन इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू n, वेर n इज व्हाट, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन। मैं यहां पे लिख दूं दिस इज फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस इज व्हाट योर सेकंड ओवरटोन, है ना। तो सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट और ओवरटोन्स का फॉर्मूला दिया है, यानी क्लोज्ड एट वन एंड पाइप के लिए ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट, लेकिन ओपन एट बोथ दी एंड और स्ट्रिंग के लिए ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये बात ध्यान में रखना, और इसी के ऊपर जो है आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब चलेंगे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अभी लॉज बड़ा ही सिंपल है, ये बात ध्यान में लेना। हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू है 1 अपॉन ट्वाइस L अंडर रूट टी बाई एम, बराबर है। अब मेरे को एक बात बताओ, t और m कांस्टेंट रखूंगा, है ना, तो n जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, दिस इज लॉ ऑफ लेंथ, है ना, दिस इज व्हाट, लॉ ऑफ लेंथ। समझ में आ गया। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एन एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ही ये मतलब होता है कि N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन कब, इफ T एंड M इज कॉन्स्टेंट, है ना। इफ मैं यहां पे लिख दूं आई बात ध्यान में, सेम उसी तरीके से ये हो गया लॉ ऑफ लेंथ। अभी मैं बताऊंगा आपको लॉ ऑफ टेंशन,
So n is directly proportional to root of t if L and m is constant. बराबर. This is what? Law of tension. कुछ नहीं है, बस प्रोपोर्शनलिटी बतानी है और कुछ नहीं है. बराबर. इसका मतलब मैं ये ले सकता हूं n1 अंडर रूट ऑफ t1 विल बी इज इक्वल टू n2 अंडर रूट ऑफ t2. ऐसे ही n2 अंडर रूट ऑफ 3 कितना भी करो वो क्या रहेगा? कांस्टेंट. सो दिस इज व्हाट? लॉ ऑफ टेंशन है ना. सो दिस इज योर लॉ ऑफ लेंथ एंड दिस इज योर लॉ ऑफ टेंशन. इन द सेम वे आपको मास पर यूनिट लेंथ के लिए भी मिल जाएगा. मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप उसको जस्ट एक बार सॉर्ट कर लेना. ठीक है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, एंड दिस इज व्हाट? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m होता है ना. इफ t एंड l इज कांस्टेंट. बराबर. इसको आप ऐसा लिख सकते हो n1 अंडर रूट ऑफ m1 इज इक्वल टू n2 अंडर रूट ऑफ m2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब सोनोमीटर. सोनोमीटर क्या है बेटा? ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमने अभी लॉज ऑफ लेंथ, लॉज ऑफ टेंशन, ये सारी चीजें देखे, उसको वो क्या करता है? वैलिडेट करता है ना. वैलिडेट करता है ने क्या? आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक हॉलो साउंड बॉक्स है जिसके ऊपर दो ब्रिजेस रखे गए हैं और एक जो स्ट्रिंग है वो ब्रिजेस के ऊपर से पास करी गई है, पुली के थ्रू एक हैंगर को लटका दी गई है. बराबर है. हैंगर में हम वेट डाल सकते हैं यानी टेंशन को चेंज कर सकते हैं. ब्रिज को आगे पीछे करेंगे यानी हम लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी जो लेंथ रहेगी ये दो ब्रिज के बीच की गिनी जाएगी. तो इधर करो तो लेंथ कम, बढ़ाओ तो लेंथ ज्यादा. और अलग अलग स्ट्रिंग लेंगे तो अलग अलग मास पर यूनिट लेंथ मिलेंगे. तो ऐसा प्रैक्टिकल किया जाता है कि क्या करते हैं, जैसे लॉ ऑफ लेंथ है तो सबसे पहले टेंशन है ना, और एक स्ट्रिंग फिक्स कर लेते हैं यानी मास पर यूनिट लेंथ फिक्स, टेंशन फिक्स. फिर क्या करते हैं, ब्रिज को कम ज्यादा कर सकते हैं जिसके वजह से लेंथ अल्टर होगी. इस जो वायर है उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा क्या बोलेंगे कागज रख दिया जाता है जो वायर हिलने से क्या होगा बेटा? गिर सकता है. फिर क्या लेंगे हम? एक ट्यूनिंग फोर्क लेंगे, उसको ट्यून करेंगे, ट्यून करके इसको यहां पे इस बॉक्स से लगा देंगे. तो जिस वक्त इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और इस वायर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वायर वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और तब जाके ये नीचे गिरेगी. तो यही प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी लॉज है उनको हम क्या कर सकते हैं? वैलिडेट कर सकते हैं, है ना. तो यहां पे लिख दूं इंस्ट्रूमेंट टू वैलिडेट लॉज ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना. लॉ ऑफ लेंथ है, लॉ ऑफ मास है ना, लॉ ऑफ टेंशन है, वो सारी चीजें. अब लॉ ऑफ लेंथ में बताता हूं, बाकी सब तो आपको आ जाएगा. लॉ ऑफ लेंथ में क्या करते हैं, यहां पे वेट कांस्टेंट रखते तो टेंशन कांस्टेंट, और एक स्ट्रिंग पकड़ लेते हैं जिसको चेंज नहीं करेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट. फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेंगे, अरे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोर्क लेंगे और लेंथ को कम ज्यादा करेंगे ताकि रेजोनेंस हो. तो हमको यहां पे ये दिखाई देता है क्या कि अगर N1 फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क होगा तो उसके लिए जो L1 होती है, रेजोनेटिंग लेंथ होती है, वो L1 होती है. अगर आपने दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लिया तो उसके लिए रेजोनेटिंग लेंथ जो होती है वो L2 होती है. तो यहां पे आप देख सकते हो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा? सेम. यानी लेंथ बढ़ाओगे तो ट्यूनिंग फोर्क कम फ्रीक्वेंसी वाला लगेगा और अगर लेंथ कम करोगे तो ट्यूनिंग फोर्क ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लगेगा. तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसको वैलिडेट कर सकते हो. सेम फॉर लॉज ऑफ टेंशन एंड लॉज ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. ओके ओके फाइन. अभी बीट्स सिंपल है. बीट क्या होता है? जब दो वेव्स बाकी सारी चीजों में आइडेंटिकल लेकिन सिर्फ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं, इंटरफियर होंगे तो आपको अल्टरनेट बड़ा और छोटा आवाज सुनाई में को मिलता है, उसको बोलेंगे बीट्स. देखो, when there is a superposition of two sound waves having same amplitude but slightly different frequency traveling in the same direction, the intensity of the sound varies periodically with time. This phenomena is known as production of beats.
ठीक है, बस स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होना चाहिए, ये बात बस ध्यान में रखना होगा। ओके, उसके बाद जो बड़ा साउंड रहेगा उसको बोलेंगे वैक्सिंग, और जो छोटा साउंड रहेगा उसको बोलेंगे वैनिंग, बराबर। तो जो एक बड़ा साउंड छोटा साउंड होगा उसको बोलेंगे हम एक बीट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आवाज आ रहा है है ना, तो ऊ से लेके बड़ा और छोटा साउंड जो कंट्रीब्यूट करेगा उसको बोलेंगे हम बीट। और जितना बीट हमको एक सेकंड में सुनाई में आएगा कंप्लीट, उसको बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। अभी इसका जो इक्वेशन है वो हमको निकालना है, एंड दैट इज वेरी इजी, है ना। यहाँ पे देखो दो वेव्स है, एम्पलीट्यूड सेम है ना, अब फ्रीक्वेंसी अलग है तो टाइम पीरियड अलग रहेगा। अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो ऐसा आपको कुछ पैटर्न मिलता है, दैट इज हायर बीट फ्रीक्वेंसी, सॉरी हायर साउंड एंड लोअर साउंड। तो हायर साउंड को बोलेंगे वैक्सिंग, लोअर को बोलेंगे हम वेनिंग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन मैं बता देता हूं। सो y1 इज इक्वल्स टू a साइन, ओके, 2 पाई इन ब्रैकेट n1t, ओके, माइनस एक्स बाई लैम्बडा, पॉजिटिव की तरफ जा रही है समझ लो, और दूसरी भी वही डायरेक्शन में जाएगी। सो a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट n2t माइनस एक्स बाई लैम्बडा। बस हो गया। आपको इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, जैसे हम यूजुअली सॉल्व करते हैं वैसे इसको यहां पे सॉल्व करना है, बराबर है ना। तो सेम साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यहां पे हम लगाएंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं। सेम जो हमने स्टेशनरी व्यू में देखा था वही, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, है ना। सेम 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, है ना। एक साइन वाली टर्म मिलेगी जिसको, जैसा हमने किया था ना इसके पहले, एक साइन वाली टर्म मिलेगी उसको अलग से रखना, और जो उसके पहले की टर्म है वो एम्पलीट्यूड लेना। फॉर वैक्सिंग साउंड 2a से इक्वेट करना, फॉर वेनिंग साउंड 0 से इक्वेट करना, आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो है मैं यहां पे लिख देता हूं, सेम एज डिस्कस अर्लियर, है ना, सेम है, बिल्कुल सेम लाइन पे है और कुछ नहीं। जब आप पूरा सॉल्व कर लेते तो आपको समझ में आता है कि जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो दैट इज व्हाट योर रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, बराबर है। और जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ना, अब ये रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी जो हमारा n निकलेगा वो n1 प्लस n2 होता है ना। जो बीट होता है पीरियड का वो कितना मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, n1 माइनस n2, है ना। सो t इज इक्वल्स, वो आता है 1 अपॉन n1 माइनस n2। सो दिस इज व्हाट बीट, पीरियड ऑफ बीट्स, है ना। और इसका अगर आप मान लो ये करोगे, क्या करोगे, उसका रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, है ना। t इज इक्वल्स टू 1 बाय n1 माइनस n2, and therefore n is equals to what, beat frequency, that is n1 minus n2. This is what your beat frequency, यानी दोनों का डिफरेंस होगा। ये अलग है, हाँ, ये कहाँ का है बेटा, ये जो आपको रिजल्टेंट वेव मिलता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये जो है, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है वैक्सिंग वेरिंग साउंड, उसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। एप्लीकेशन में बीट्स के अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, याद करो कौन से भी आप ऐसे प्रोग्राम में जाते हो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हो तो सब लोग पहले ना एक दूसरे के साथ ऐसे तालमेल मिलाते हैं, तो एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्यों, क्योंकि कहीं गलती से बीट्स ना सुनाई में आ जाए, है ना। अगर मान लो दो गिटार है ना, दो गिटार अगर एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं बनाए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रही, तो कुछ तो भी तीसरे आवाज आपको सुनाई में आएगा, है ना। तो इसलिए वो एक चीज होती है। दूसरी होती है रडार, है ना, कि एरोप्लेन की अगर स्पीड अगर जाननी है तो उसके लिए यूज होता है। एक वेव उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, वहां से वेव वापस आएगी, जाने आने वाली में जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रहेगा उतना बीट सुनाई में आएगा, है ना।
और अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी क्या किया जाता है, बीट्स का यूज किया जाता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, अब साउंड है तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, राउडनेस, पिच रहेगा, है ना, ये सारी चीजें जो है वो साउंडनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्चुअली 11th में ऑलरेडी हो गया है ना, लाउडनेस, है ना, उसके बाद आती है पिच, बराबर, देखो सामने दिया होगा, है ना, क्वालिटी और टिम्बर भी होता है इसके साथ साथ। अब ये जो चीज है दिस इज ऑल थेरोटिकल। अब लाउडनेस यानी क्या, कि कितना ज्यादा आपका आवाज है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हेलो, फिर मैं आवाज बोलूंगा हेलो, तो ये जो बड़ा कम है दैट इज व्हाट योर लाउडनेस। देखो लाउडनेस इज डिफरेंट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इवन फॉर द सेम इंटेंसिटी। फॉर मेजरिंग लाउडनेस, है ना, यूनिट फॉन इज यूज्ड। Phon is a measure of loudness. It is equal to the loudness in decibel of any equally loud pure tone of frequency 1000 Hz. ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना। पिच ऑल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। श्रिलनेस जो होता है, जैसे लड़कियों का आवाज हमसे मराठीत क्या मतलब बारीक असते, है ना, तो दैट इज पिच, बराबर है, पिच ज्यादा है। तो इन सेंसेशन ऑफ साउंड विथ हेल्प्स द लिसनर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी नोट, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी नोट के बीच में डिस्टिंग्विश होता है। पिच इज अ ह्यूमन परसेप्शन टू फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी डिनोट्स हायर पिच, द पिच ऑफ ए फीमेल वॉइस इज हायर देन दैट ऑफ द मेल। Quality, normally sound generated by a source has a number of frequency component with different amplitudes. Quality of sound is that characteristics which enables us to distinguish between two sounds of same pitch and loudness, है ना। We can recognize the voice of a person or an instrument due to its quality of a sound. Quality depends on number of overtones present in the sound. कितना ओवरटोन्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। याद करो कभी कभी क्या होता है, जब हमारा नेटवर्क जाता है तो साउंड बराबर नहीं आता है, बोल वो वही रहा है, आवाज भी वही है, लेकिन आवाज में क्लैरिटी नहीं होता। कुछ दिन पहले देखो मेरा माइक खराब हो गया था तो आपको आवाज बराबर नहीं आ रही थी, आज क्लियर आ रही है, सो दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी पापा जी, क्वालिटी। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के हैं। स्ट्रिंग यानी जहां पे स्ट्रिंग होती है, जहां पे हम फूक से बजाते हैं, माउथ से बजाते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट, और जहां पे ऐसी मेम्ब्रेन होती है तबला वबला, दैट इज परक्यूशन, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको अलग अलग वे में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम प्लग करेंगे, जिसको हम ब्लो करेंगे, जिसको हम स्टक करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद विंड इंस्ट्रूमेंट में फ्री टाइप दिया गया है, एज टाइप दिया गया है और रीड पाइप्स दिया गया है। फ्री विंड में आप देख सकते हो जैसे माउथ ऑर्गन है वो है, एज टाइप में आप देख सकते हो जैसी फ्लूट होती है, और रीड पाइप्स में सैक्सोफोन, क्लैरिनेट, ये सारी चीजें। इसके अलावा परक्यूशन जहां पे भी हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को जैसे तबला वगैरह हो गया वो बजा दे, उसको बोलेंगे हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, दैट इज ऑल राइट एंड ऑल गुड, फाइन, ओके। So when an air column in a pipe closed at one end vibrates such that 3 nodes are formed in it, the frequency of its vibration is times the fundamental frequency. पहला क्वेश्चन है कि एक एयर कॉलम है, क्लोज्ड एट वन एंड है ना, और ये वाइब्रेट हो रहा है सच दैट 3 नोड्स आर फॉर्म्ड। कितने नोड फॉर्म हो रहे हैं बेटा, 3 नोड्स। तो चलो मैं यहाँ पे एक ये बना देता हूँ ऐसा, है ना, हाँ 3 नोड बना दो, तो ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड पकड़ लेता हूं, ये तीसरा नोड पकड़ लेता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि कुछ ऐसी वेव बननी चाहिए। फिर अगर 3 नोड है तो ऐसी वेव बनना चाहिए, क्योंकि ओपन एंड पे तो एंटी नोड होता है, क्लोज्ड एंड पे तो नोड होता है। समझ में आ गया। तो पूछ रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन इज कितना टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा, है ना, जो यहां पे थी वो कितनी होती थी हमारी n, जो ये वाला पकड़ लू तो वो क्या होता था हमारा 3n, जो ये वाला पकड़ लू तो वो होता था 5n। सीधा डायग्राम से ही है, देखो 5 इज द राइट आंसर। फोर्थ और सेकंड तो होने से रहा, क्यों, क्योंकि क्लोज्ड एंड पे सेकंड और फोर्थ हार्मोनिक तो होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर है, साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 7 बीट्स पर सेकेंड। ऑर्गन पाइप बोले तो ओपन एट बोथ एंड, ये बात ध्यान में रखना, ऑर्गन पाइप, बराबर। कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेने का, दैट इज v अपॉन ट्वाइस एल, बराबर।
तो ये बात अपनी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ऐसे दो ऑर्गन पाइप को हम बजाएंगे और जो बीट मुझे सुनाई में आया वो एन सुनाई में आया, तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है N1 माइनस N2, बराबर। तो एन का क्या होता है वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा V अपॉन ट्वाइस L1 माइनस V अपॉन ट्वाइस L2। V बाई टू यहां से कॉमन निकालेंगे, n इज इक्वल टू V बाई टू कॉमन निकालेंगे, तो इन ब्रैकेट 1 बाई L1 माइनस 1 बाई L2 यहां पे होता है। ठीक है, ये हो गई बात। अब n कितना दिया है, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूं, सो दैट इज 7 इज इक्वल टू V बाई टू इन ब्रैकेट 1 बाई 50 माइनस 1 बाई 51। देखो यहां पे सेंटीमीटर में लेंथ दिया है और ऑप्शन जो है वो मीटर पर सेकंड में दिया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब ये हो जाएगा, v मुझे निकालना है, तो चलो मैं पहले ऐसे ही कर लेता हूँ। सो 14 इज इक्वल टू v इन ब्रैकेट ये 51 माइनस 50 हो जाएगा 1 इंटू वॉट 50 इंटू 51। तो देयर फोर v इज इक्वल टू चलेगा 14 इंटू 50 इंटू 51। इसको सॉल्व करो, ठीक है। पहले मैं 14 पंचे 70, 700 इंटू 51 करूंगे तो दैट इज इक्वल टू 0 0 7 एक 7 आती 7 5 35। तर हे झालं सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, 357 सेंटीमीटर पर सेकंड है ना। v इज इक्वल टू, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना आएगा 357 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिवाइडेड बाय मुझे 100 करना पड़ेगा, सीधा आंसर मिल जाएगा 357 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, द टेंशन इन अ पियानो वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द फ्रीक्वेंसी बिकम्स कितना टाइम ऑफ द ओरिजिनल। लॉ ऑफ टेंशन, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, बराबर। तो N2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1 इंटू N1, यानी जो मेरा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो N पकड़ लो आप, बराबर है। सो दैट इज इक्वल टू T2 कितना किया, 25% बढ़ा दिया, यानी 125 से डिवाइडेड बाय मैं 100 कर सकता हूं, समझ रहे हो, इंटू वॉट N, बराबर। अब इसको सॉल्व करूंगा, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 5, है ना। देयरफॉर N2 इज इक्वल्स √5 बाई 2n, ऐसा मुझे आंसर मिलेगा। अभी √5, देखो √4 का जो आंसर है वो मुझे कितना मिलता है 2, यानी 1 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली। जहां तक मुझे समझ रहा है आंसर आना चाहिए 1.12, करके देखते हैं चलो। 1.12 इंटू 1.12, 4220211 00211 44521, कितना 2 2 4, 1.25 है ना। 1.12 इंटू 1.12 का मुझे कैलकुलेशन मिल रहा है 1.25। एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 2 भी तो किया है ना, बराबर है। चलो कोई बात नहीं, एक अपन इजी वे से इसको कर लेते हैं। देखो जो भी आंसर मिलेगा है ना, अब √5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अपने को कितना मिला था, अगर 1.12 इंटू 1.12 में करता हूं तो मुझे मिलता है 1.25। तो मैं ये वाला एक लेके भी डायरेक्टली कर सकता हूं। देखो आप एक ध्यान में लो, इसको छोड़ो है ना, इसको पकड़ो आप, हाँ ये हो गया N2 है ना। सो अंडर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू n। अब 125 डिवाइडेड बाय 100 यानी रूट ऑफ 1.25 हो जाता है ना n। अभी अभी हमने देखा 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.12 किया तो वो कितना मिला मुझे 1.25, यानी 1.25 का रूट मुझे क्या मिलेगा 1.12, तो आंसर इज 1.12 टाइम्स ऑफ n, है ना। सो देयरफॉर N2 इज इक्वल टू 1.12 टाइम्स ऑफ n, दैट्स इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में था तो हम एक्स एक्सिस लेते, सॉरी वाई लेते थे, तो वाई अगर हो तो क्या लेंगे हम एक्स, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन के वाई, के एक्स था माइनस ओमेगा टी, यानी ए इज द करेक्ट आंसर।
A standing wave is produced on a string fixed at one end with other end free. The length of the string is. स्टैंडिंग वेव है, एक एंड फिक्स रखा, दूसरा एंड जो है वो ओपन रखा, तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड, और यहां पे क्या फॉर्म होगा, नोड, जो बेसिक रहेगा हमारा, है ना। तो जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, अब ये पहला हो गया, दूसरा क्या आता है, जैसे लैम्बडा बाय 4 है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय, और यहां पे एक ओपन रहेगा, तो दूसरा इसमें क्या होगा, मान लो ये यहां पे ऐसा हो गया और यहां पे ये ऐसा आएगा, ये दूसरा हो गया, तो दिस इज लैम्बडा बाय 2 एंड दिस इज लैम्बडा बाय 4, सो दैट इज 3 लैम्बडा बाय 4, तो आएगा मस्ट बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 2 नहीं, लैम्बडा नहीं, लैम्बडा नहीं, ए इज द राइट आंसर। ये कैसे किए सर, याद करो, पाइप क्लोज एट वन एंड, देखो वहां पे सेम होता है, एक क्लोज एंड में नोड होता है, ओपन एंड में एंटी नोड होता है। नेक्स्ट क्या आया था, 3, नेक्स्ट क्या आया था, 5 मल्टीपल में आया था, सेम, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो दैट इज इनफ, डेरिवेशंस क्लियर हो गए हैं, थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल्स है उसकी आप प्रैक्टिस करो, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, फाइन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, पढ़ते रहो बेटा।